नमस्कार साथियों, जय हिंद। साथियों, मैं दिलीप राज जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस कुटल अकेडमी इंदौर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलेगा, आज हम पढ़ते हैं भारत का नौसेना इतिहास एमपीपीएससी के लिए और भी समकक्ष वनडे एग्जाम्स के लिए, व्यापाम के लिए, एसएससी, बैंकिंग और जनरल स्टडी के लिए, जनरल नॉलेज के लिए। भारत पर विदेशियों का आक्रमण। तो किस तरह से भारत पर विदेशियों का आक्रमण हुआ और भारत ने किस तरह से उनसे लोहा लिया और किस तरह से उनको जवाब दिया, अपनी सेना की ताकत किस तरह से दिखाई। तो इस पर हम छोटा सा एक ठीक है चैप्टर लेके आए हैं कि भारत पर विदेशियों का आक्रमण, विशेष श्रृंखला। ठीक है, चलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो को पूरा जरूर देखें। भारत की नौसेना शक्ति, ठीक है, नेवल फोर्सेस या आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया। तो जो पावर है, नेवल पावर है, नेवल फोर्सेस है भारत की, आज उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेवल पावर ऑफ इंडिया या आर्म्ड फोर्सेस पावर ऑफ इंडिया। तो देखिएगा, देखते हैं किस तरह से किसका आक्रमण हुआ। ये हमारे छत्रपति शिवाजी महान है, ये हमारे छत्रपति शिवाजी हैं और इनकी गाथा, इनकी वीरता की गाथा तो आपने सुनी होगी। चलिएगा, पढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी के बारे में कौन कौन जानता है, कमेंट करके बताएं। और क्या क्या जानते हैं आप बताइएगा। चलेगा, छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज एक कुशल रणनीतिकार और शासक होने के साथ सभी प्रकार के भूभागों में युद्ध के लिए माहिर थे। छत्रपति शिवाजी महाराज एक कुशल रणनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियन थे, शासक थे और वीरता की तो इनकी गाथा विश्व प्रसिद्ध थी। और कौन है जो इनकी वीरता के बारे में नहीं जानता है, इतिहास भरा पड़ा हुआ है। सभी भूभागों में युद्ध के लिए माहिर थे। किस, ठीक है, जल सेना में, जल के लिए सेना बनाई, थल के लिए सेना बनाई, सभी प्रकार से समुद्री शक्ति की स्पष्ट दृष्टि विकसित की उन्होंने। कोंकण के तट पर समुद्र और समुद्र तटीय किलों का विकास किया। अब जो कोंकण तट था उसके आसपास जो दुर्ग होते थे, किले होते थे, ठीक है, फोर्ट होते थे। फोर्ट मतलब बंदरगाह, और ठीक है, चलेगा। तो उसके आसपास उन्होंने क्या किया, किलों का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? किलों का निर्माण करवाया, उनका विकास किया और उनकी रक्षा के लिए सेना गठित की। और नौसेना और थल सेना, सभी सेनाओं में संगठित करने में काफी माहिर थे। कौन? छत्रपति शिवाजी महाराज। देख सकते हैं उनकी हट्टा कट्टा शरीर और उनकी जो, ठीक है, तेज, उनके शरीर पर वीरता का जो तेज दिख रहा है वो आप देख सकते थे। तो चलिएगा, आगे चलते हैं हम इसी तरह से और आगे बात करेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, शॉर्ट शॉर्ट करेंगे, यहाँ पर ज्यादा डीप में नहीं पड़ेंगे। पुर्तगालियों के बाद पहले क्या हुआ? सबसे पहले भारत में किसने आक्रमण किया, किसका आगमन हुआ? विदेशियों का। तो सबसे पहले भारत में कौन आए? पुर्तगाली आए। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, एक नई यूरोपीय शक्ति के रूप में भारत। पहले कौन आए? पुर्तगाली आए, ठीक है। और पुर्तगाली सबसे पहले कौन आया था आपको पता है? वास्को डी गामा। 1498 में कौन आया? 1498 में आया वास्को डी गामा। और कहां पर आया? कालीकट बंदरगाह, ठीक है, कालीकट बंदरगाह पर उतरा। और भारत, ठीक है, यूरोप से आने वाला या कोई विदेशी
जो समुद्री मार्ग की खोज करने वाला, समुद्री मार्ग से भारत आने वाला पहला कोई विदेशी था, पुर्तगाली था, जिसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा के बाद पुर्तगाल से और भी आए, तो उनका उद्देश्य था व्यापार फिर पुर्तगालियों के बाद आए डच। कौन आए? डच। डच बहुत तेजी से भारत के काली मिर्च के व्यापार पर पूरा नियंत्रण प्राप्त कर रहे थे। अब डच आए। डचों ने देखा कि यार तो समुद्र तटीय किनारे मसाले का व्यापार बहुत अच्छा होता है, काली मिर्च का व्यापार अच्छा होता है, ठीक है। स्पाइसेस की खेती करने के लिए, उनका ट्रेडिंग करने के लिए पूरा नियंत्रण नियंत्रण डचों के हाथों में लेना चाह रहे थे और व्यापार करना चाह रहे थे। इससे डच व्यापार के लिए उस समय के शासकों के साथ हुए समझौते खतरों में पड़ गए। तो क्या हुआ, डचों ने पहले व्यापार की तरफ नियत खराब की, अपना रुख और रुझान दर्शाया, और व्यापार करने के लिए उन्होंने अपने मन को बना लिया। फिर क्या हुआ, उन्होंने उस समय के जो शासक थे, समकालीन शासक थे, उनसे व्यापार की जो नीतियां थी, समझौते थे, बाइलेटरल जो द्विपक्षीय समझौते थे, उनका व्यापार तो ऊपर दिखावा था, लेकिन अंदर से उनका उद्देश्य कुछ अलग ही था। तो व्यापार के समझौते शासकों के लिए कैसे होगा, खतरे में पड़ गए। चलेगा, समझते हैं आगे। उस समय, ठीक है, ये है देखो, व्यापार के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच डच ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आए हुए आप देख रहे हैं। पहले वास्को डी गामा आया, वास्को डी गामा के बाद फिर पुर्तगाली और आया, पुर्तगालियों के बाद फिर डच आए। डचों ने समुद्र तट के किनारे जो वहाँ का माहौल देखा कि ये काली मिर्च के व्यापार के लिए बहुत अच्छा, ठीक है, ट्रेड के लिए बड़ा अनुकूल माहौल था। तो इस कारण से उन्होंने समझौते किए, और ये समझौते हमारे भारतीय शासकों के लिए, उस समय के समकालीन शासकों के लिए महंगे साबित हुए। उस समय थ्रू ठीक है, थ्रू विथामकर के राजा मारतंड, ये राजा मारतंड है, ये राजा मारतंड है, मारतंड। जब डच आए, कोंकण तट या केरल या उधर, ठीक है, जो अपना समुद्री तट है उधर, त्रिविधाम करके राजा मार्तंड वर्मा अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। जब डचों का आगमन भारत में हुआ, विदेशियों का आक्रमण भारत में हुआ, उस समय वहां के समकालीन राजा कौन थे? मार्तंड। कहाँ के थे? त्रिविधामकर के राजा थे। इससे डच व्यापार के लिए उस समय के शासकों के साथ हुए समझौते खतरे में पड़े। अब क्या हुआ, ठीक है, उस समय का ये अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, ये अपना व्यापार के लिए नीतियां बना रहे थे, समझौते कर रहे थे आसपास के शासकों से। अब उस व्यापार की नीति और आगे बढ़ी, इस प्रकार से ये चीजें आगे बढ़ी, और आगे हम फिर चर्चा करते हैं क्या हुआ, चलेगा। अब आगे यहाँ पर मार्तंड वर्मा को पराजित करने के उद्देश्य डच लोगों ने कोल्लाचेल के किले पर कब्जा कर लिया। अब ये बहुत शक्तिशाली थे, ये अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, शासन का विस्तार कर रहे थे, ठीक है। विधा जो मार्तंड वर्मा थे, तो इसको पराजित करने के लिए उन्होंने नीतियां बनाई, और ठीक है, करने के लिए उद्देश्य बनाया। और डच लोगों ने क्या किया, कोल्लाचेल का किला, एक किला है यहाँ पर कोल्लाचेल का किला, और कोल्लाचेल के किले पर उन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। डचों ने डचों ने क्या कर लिया, कोल्लाचेल के किले पर कब्जा कर लिया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर अंत में, शॉर्ट में बता रहा हूँ, सिर्फ समझना है। अंत में मार्तंड वर्मा की श्रेष्ठ श्रेष्ठता ने डच लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। अब डचों का उद्देश्य क्या था कि व्यापार करें, व्यापार के साथ साथ जो आसपास के राजा हैं,
समुद्र तटीय किनारे, कोंकण तट के किनारे जहां पर मशालों की खेती की जा सकती है, व्यापार किया जा सकता है, काली मिर्च का व्यापार बड़े स्तर पर किया जा सकता है, उस क्षेत्र के शासकों को अपने कब्जे में लिया जाए। लेकिन उनकी जो नीति थी वो सफल होने में वो क्या हुए, ठीक है, वो असफल रहे। और अंत में मार्तंड वर्मा की श्रेष्ठता ने डच लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश कर दिया, मजबूर कर दिया, या घुटने टेकने पर उनके लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये है, ये सब घुटने टेक लिए इन्होंने डच। ये देखो यहाँ पर, ये ये मार्तंड वर्मा जी, इनके सैनिक। तो आखिर क्या होता है, फिर इनकी जो नीति थी वो आगे नहीं बढ़ पाई, विस्तार नहीं कर पाए डच। फिर आगे क्या होता है, चलते हैं आगे। आप देख रहे हैं डच के बारे में, और आगे चलते हैं। डच लोगों के बाद भारत में पहुंची यूरोप की सबसे दुर्जय ब्रिटिश सत्ता। पहले कौन आए, पुर्तगाली आए, पुर्तगाली आए। तो पुर्तगाली में कौन आया, वास्को डी गामा आया। फिर वास्को डी गामा के और भी उसके समकक्ष उसी दौरान, उसी दौर में आए। उसके बाद डच आए, डचों का आगमन भी देखिए, ठीक है, कोंकण तट, पश्चिमी तट पर समुद्र किनारे जो किले थे उनके आसपास पहले तो उन्होंने काली मिर्च का व्यापार करना चाहा, और वहां के समकालीन राजाओं के, ठीक है, ऊपर कब्जा करने के उद्देश्य, उन पर आक्रमण करने की नीति से आगे बढ़े। लेकिन उनकी नीति को असफल बनाने में मार्तंड वर्मा जी ने भूमिका निभाई और पुर्तगालियों को घुटने टेका दिया था। फिर क्या हुआ, जैसे ही डच लोगों के बाद भारत में, ठीक है, डच के बाद भारत में किसका आगमन हुआ, यूरोप की सबसे दुर्जय ब्रिटिश सत्ता। फिर शुरू में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर भारतीय कपड़ा। फिर क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है डच के बाद। डच के बाद कौन आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, अन्य सामान निर्यात करना चाहती थी। तो कौन आए, फिर ब्रिटिश आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ब्रिटिश में ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिएगा, ये आ गए हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी आ गए, कंपनी का आदेश लेकर के आ गए हैं कि हाँ हम व्यापार करेंगे, भारत में कपड़े का व्यापार करेंगे, और भी जितने व्यापार है उस उद्देश्य से ब्रिटेन के ब्रिटेन की महारानी ने इनको यहाँ पर परमिशन दे दिया, आप वहां पर व्यापार करने जा सकते हैं। 1615 में सम्राट, उस समय पर भारत का सम्राट कौन था, जहांगीर। भारत का सम्राट कौन था, जहांगीर। जहांगीर ने अंग्रेजों को पूरे मुगल साम्राज्य में कारखाने स्थापित करने की अनुमति दे दी। देखो यहाँ पर, ये राजा जहांगीर है, ये फिरंगी है, व्यापारी व्यापारी है पूरे। इन लोगों ने परमिशन मांगा, अनुमति मांगी कि हमको संपूर्ण भारत में व्यापार करने के लिए, ठीक है, सम्राट जहांगीर से अनुमति मांगी। उसने पूरे साम्राज्य में कारखाने लगाने की अनुमति दे दी, और इसी समय से उनका विस्तार संपूर्ण भारत में बढ़ने लगा, और इस तरह से उनके कदम और मजबूत हो। वैसे तो 1600 में पहले एक व्यक्ति आया था, लेकिन जैसे 1615 में उन्होंने कंपनी को अधिकार दे दिए, या अनुमति दे दी, चलेगा। फिर बात करते हैं, आपसे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले भारत में किनका आगमन सबसे पहले हुआ, या ठीक है, किसका हुआ, पुर्तगालियों का, डचों का, ब्रिटिशों का, ईरानियों का। इस तरह से आपको बता पूछा जाएगा, तो आपको क्वेश्चन टिक करना है पुर्तगाली। दूसरे क्रम पर कौन आते हैं, डच आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। हालांकि अंग्रेजों और दूसरी औपनिवेशिक सत्ताओं के प्रति भारतीय प्रतिरोध बना रहा। अब क्या है, जिस तरह से जो अंग्रेज आए और भी
उनके समकक्ष या उन समकालीन उपनिवेशक सत्ताओं के प्रति भारतीयों का प्रतिरोध, युद्ध या विरोध या इस तरह का, ठीक है, जो था वो कंटिन्यू बना रहा, अनबन बनी रही। फिर क्या, मराठा एडमिरल कान्होजी ने पश्चिमी समुद्र से गुजरते हुए जहाजों पर कर वसूलना शुरू कर दिया। आपको अब क्या हुआ, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे, ठीक है, कान्होजी हैं, हमारा मराठा एडमिरल कान्होजी, आपने, ठीक है, सुना होगा, मराठा एडमिरल थे, उन्होंने पश्चिमी समुद्र से, अब जो पश्चिमी घाट है, कोंकण तट है, वहां से जो जहाज गुजरते थे व्यापारियों के, चाहे वो डचों के हो या अंग्रेजों के हो या उसी समय के सभी औपनिवेशिक सत्ताओं के हों, उस समय पर उन्होंने क्या कर दिया, उन पर कर लगाना प्रारंभ कर दिया और कर वसूलना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, कान्होजी अंग्रेज का नौसेना बल छोटा था। अब क्या हुआ, इनका जो नौसेना बल था, ये था नौसेना बल। नौसेना बल मतलब होता है जहाज, ठीक है, नौसेना, जल सेना को नौसेना कहते हैं, ठीक है, नेवल फोर्सेस कहते हैं। इनका छोटा था, बल बहुत छोटा था, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली, पावरफुल था, ठीक है, और संगठित था, ताकतवर था। उन्होंने अपनी सत्ता को नुकसान पहुंचाने वाले विशाल यूरोपियन जहाजों को डुबोने के लिए अचानक उन पर भयंकर हमले शुरू कर दिए। अब क्या हुआ, जो यूरोपीय जहाज व्यापार के लिए आते थे, औपनिवेशिक ताकत को बढ़ाने के लिए, उन्होंने इस प्रकार की नीतियां अपनाना शुरू कर दी और भारत में विस्तार शुरू कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, जहाजों पर कर लगाना शुरू कर दिया, वसूलना शुरू कर दिया, और बाद में उन्होंने क्या किया, विशाल यूरोपीय जहाजों को डुबाने के लिए अचानक उन पर भयंकर हमले अपनी नौसेना के माध्यम से करना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, इस तरह से। तो आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है, कि पश्चिम जो यूरोपीय जहाजों को डुबाने के लिए कर किसने लगाया, रोकने के लिए कर किसने लगाया, कान्होजी। कौन थे, मराठा एडमिरल थे, मराठा एडमिरल थे उस समय पर। चलेगा, अब आगे चलते हैं, कंटिन्यू, छोटा सा है, चलेगा। हालांकि ब्रिटिशों की बेहतर शस्त्र शक्ति के कारण उनका भारत में फलना फूलना जारी रहा। अब क्या था, थोड़ा सा उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, एडवांस हथियार थे, एडवांस सारी चीजें थी, ठीक। लेकिन शुरुआत में तो हमारे भारतीय राजाओं ने, शासकों ने उनको काफी हद तक रोका, विरोध किया, प्रतिरोध किया, ठीक है। और हालांकि ब्रिटिशों की बेहतर शस्त्र, ये ब्रिटिश हैं, ब्रिटिशों की बेहतर शस्त्र शक्ति के कारण उनका भारत में फलना फूलना जारी था। फिर दिनों दिन धीमे धीमे उनका विस्तार होता गया, कदम मजबूत होते गए और अपना हक जताना शुरू कर दिया, और इस तरह से भारत का धीमे 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 औपनिवेशिकता के अंदर उसको, ठीक है, अपने कब्जे में लेना प्रारंभ कर दिया। और कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में ब्रिटिश समुदायों का उदय हुआ। फिर क्या हुआ, अब ठीक है, इस तरह से इनका विस्तार हुआ, कंपनी ने आगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना विस्तार शुरू कर दिया, औपनिवेशिक नीतियां बढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद ब्रिटिश समुदायों का उदय हो गया, कहाँ पर, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई तक इन्होंने अपना विस्तार कर लिया। अंग्रेजों ने वहां ब्रिटिश साम्राज्य के 3 सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों की स्थापना की, ठीक है, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई तक उनका विस्तार हो गया, और ब्रिटिश साम्राज्य के 3 सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों की स्थापना कर दी यहीं पर, ठीक है, चलेगा। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व बढ़ रहा था, धीमे धीमे इनकी शक्तियां बढ़ती गई, इनके अधिकार बढ़ते गए, इनकी, ठीक है, इस तरह से इन्होंने अपने पावर को, अपने अपने प्रभुत्व को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और कंटिन्यू लगातार सतत ये बढ़ता रहा, देख रहे हैं, धीमे धीमे अपनी सेना को बढ़ाते गए, धीमे धीमे अपने बल को बढ़ाते गए, और इस तरह से धीमे धीमे अपनी ताकत को
और भारत के विभिन्न भागों पर धीमे धीमे कब्जा करते गए और कलकत्ता, मद्रास, मुंबई इस तरह से आगे बढ़ते गए। भारत में फ्रांसीसियों ने ब्रिटिश सत्ता पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। अब जैसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अब फ्रांसीसियों को लगा यार कि भारत तो सोने की चिड़िया है, भारत में अपार संभावनाएं हैं व्यापार करने की, या वहां से धन लूटने की, या वहां से हम समृद्ध बन सकते हैं अगर भारत पर हम भी कब्जा जमाएं तो इस तरह से फ्रांसीसियों ने अपनी कंपनियों को भेजा अपने औपनिवेशिकता को बढ़ाने के लिए। उन्होंने किसको रोकना चाहा? ब्रिटिश सत्ता पर अंकुश लगाने का प्रयास किया, उसको रोकने का प्रयास किया। उनका भी कदम भारत में पड़ गया और इस तरह से फ्रांसीसी भी भारत में आ गए और वो भी ब्रिटिश सत्ता पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने बंगाल के नवाब से आग्रह किया कि वे अंग्रेजों से लड़े। अब क्या हुआ? फ्रांसीसी आ गए। अब फ्रांसीसियों ने क्या कहा कि भारतीय शासकों से मिले, उनके जो सलाहकार थे, राजनीतिज्ञ थे, या उनके जो ठीक है सेनापति थे, उनसे फ्रांसीसी मिलते हैं और वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं कि आप लोग क्या करें, संगठित होकर के जो ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश हैं, अंग्रेज हैं, इनकी जो विस्तार नीति है उसको रोका जाए और आप इनके प्रति या इनके विरोध में खड़े होकर इनसे युद्ध करें। इस तरह से फ्रांसीसियों ने भारतीय शासकों से आग्रह किया और कहा कि आप अंग्रेजों से लड़ें और हम आपका साथ देंगे। ये साथ देना तो एक ऊपर दिखावा था, फ्रांसीसी भी चाह रहे थे कि हम भारत में हम भी अपने व्यापार को, अपने औपनिवेशिकता वाले जो रणनीति थी, नीतियां थी, उसको वो भी बढ़ाना चाह रहे थे। लेकिन वो पहले चाह रहे थे कि हम भारत के साथ मिलकर, भारतीय शासकों के साथ मिलकर हम क्या करें, ब्रिटिश कंपनी है, अंग्रेज है, उन पर अंकुश लगाना चाहिए। तो लेकिन 1757 प्लासी की लड़ाई में नवाब की हार हो गई। अब 1757 में प्लासी की युद्ध हुआ और इसमें जो नवाब थे बंगाल के वो हार जाते हैं। तो आपको पता है कौन हारते हैं आप? ठीक है, कमेंट करके बताएंगे 1757 में किसका युद्ध हुआ था। ये युद्ध हुआ था और इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला हार जाता है। अंग्रेजी सेना और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध 1757 में ये युद्ध चल रहा है। ठीक है, प्लासी का युद्ध कहा जाता है इसको, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, और ये हार जाता है, यहाँ का नवाब हार जाता है। चलेगा, तो बस इतना ही आज के लिए, कल इससे आगे बढ़ाएंगे आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कड़ी में इससे आगे का अंक रहेगा, आगे की श्रृंखला रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।